नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हमारा प्रश्न है, बंगला हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य, इन दोनों का हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। यानी बंगला साहित्य में नाथ साहित्य के बारे में क्या बताया गया है और हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य का क्या स्थान है। यहाँ पर बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में नाथ साहित्य का क्या स्थान है, या इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, नाथ साहित्य की अगर बात करें तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की योग साधना का आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ ये ध्यान में रखना है, 10वीं शताब्दी में। और जो सिद्ध साहित्य था, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, जो सिद्ध साहित्य था उसकी जो भोग प्रधान योग साधना है, यानी इनका माध्यम तो योग है लेकिन वो भोग से युक्त है। ऐसे में नाथ पंथियों का आगमन हुआ जिन्होंने भोग को महत्व नहीं दिया बल्कि योग को महत्व दिया, शारीरिक कष्ट को महत्व दिया। नाथ पंथ के प्रारंभकर्ता मछिंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का उत्कृष्ट समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका यह भी मानना है कि नाथ पंथ से ही हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत मत का विकास हुआ। कबीर उस साहित्य के प्रथम कवि हुए। ये किसके विचार हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विचार हैं। और वे ये बात को इस तथ्य से सिद्ध करते हैं कि नाथ पंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में विद्यमान है। जैसे जो नाथ पंथी है ये केशववाद को मानते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में भरोसा करते हैं। तो संत काव्य में भी कबीर ने यही बात तो व्यक्त करने की कोशिश करी है, इसीलिए कबीर को उस साहित्य का प्रथम कवि भी स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यानी इन्होंने बताया है कि नाथ पंथ के और कौन कौन से नाम हैं, परंतु उनके इस कथन का अभिप्राय ये नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिद्ध मत को और नाथ मत को एक साथ शामिल किया है और इनके अलग अलग नामों की अभिव्यक्ति अपनी इस परिभाषा में दी है। लेकिन इस कथन का अभिप्राय ये नहीं है कि सिद्ध और नाथ परंपरा एक ही है, दोनों अलग अलग है। बंगला में अगर हम बात करें इनके तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, तो बंगला में हिंदी नाथ साहित्य की तुलना के लिए कहा जा सकता है कि बंगला साहित्य के इतिहास में जो पहली कृति या प्रथम कृति मिलती है वो नाथ साहित्य से संबंधित चर्यापद है। इसे बंगला के साथ साथ हिंदी का भी आदि साहित्य माना जाता है। हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल दरबार के पुस्तकालय से सन 1902 ईस्वी में बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिखे गीतों की एक पोथी को खोज निकाला और उसके गीतों को उन्होंने सन 1916 ईस्वी में बौद्ध गान और दोहा नाम से या चर्यापद के नाम से उसे प्रकाशित करवाया। कब करवाया ध्यान में रखना है, 1902 में। किसने करवाया? हरप्रसाद शास्त्री ने। और ये कहाँ पर मिली? नेपाल के दरबार में। उन्होंने प्रमाणित किया कि ईसा की 10वीं या 12वीं शताब्दी के बीच यह गीत प्राचीन बंगला की सर्वप्रथम साहित्यिक कृति है। इस पुस्तक में 47 गीत हैं। इसके लेखक, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लुईपाद, कानुपा तथा भूषक आदि जो सहजिया मतावलंबी साधना के जो कवि हुए हैं या जो साधक हुए हैं, उन्होंने इसके जो तांत्रिक योग साधना है उसके बारे में इसमें विवरण दिया है। इन गीतों में उपमा और रूपक के प्रयोग द्वारा सिद्धाचार्यों के मतवाद को संकेत के रूप में सामने रखा गया है। इन संकेतों का अर्थ ये है कि चित्त के साथ विषय के संपर्क को विच्छेद एवं समस्त ज्ञान को हटाकर चित्र को शून्यता बोध में प्रतिष्ठित करना। शून्यता बोध के कारण करुणा के संयोग से जो चित्त है वो निर्वाण प्राप्त करता है और महासुख की गंभीरता में विलुप्त हो जाता है। जब हमारा मन विचार शून्य हो जाएगा, जब मन को शून्यता का बोध हो जाएगा, शून्यता से मतलब क्या है? चित्त की एकाग्रता। तब क्या होगा? चित्त या हृदय निर्वाण की प्राप्ति करेगा और वहाँ उसे क्या मिलेगा? महासुख मिलेगा, जिसमें वो विलुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के विचार
किसने इसमें संकलित किए हैं? लुइपा, कानुपा और भूसक ने। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो विचार हैं ये सांकेतिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया है। इन गीतों का साहित्यिक मूल्य बहुत कम हो गया है, यद्यपि इनकी गैयता का विशेष महत्व बना हुआ है। इनकी भाषा थोड़ी मुश्किल है, यानी कठिन भाषा है, क्योंकि इसमें प्राकृत से मुक्त बंगला भाषा के साथ साथ अपभ्रंश के छंद और शब्दावली का भी प्रयोग है। तो इसीलिए अगर देखें तो ये थोड़ी जो गीत हैं ये इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इनमें रहस्यात्मकता ज़्यादा है, यानी रहस्यावृत्त का वर्णन अधिक हुआ है या रहस्यावृत्त ज़्यादा मिलता है। इसीलिए इनकी भाषा को आप यहाँ पर ध्यान दें, साह्य भाषा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सांझ के अंधेरे के अनुरूप इनका सभी कुछ क्या है? रहस्यावृत्त है। जैसे सांझ के अंधकार में स्पष्ट चीज़ें दिखाई नहीं देती, वैसे ही यहाँ पर इन गीतों में जो विचारों की अभिव्यक्ति हुई है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई ना देने के बराबर है, या इनको समझ पाना थोड़ा कठिन काम है भाषा के कारण। अब बात करें कि चर्यापद के बाद अगली 2 सदियों तक बंगला साहित्य में कोई उल्लेख योग्य रचना दिखाई नहीं पड़ती, और उसके बाद जो रचनाएं हैं वो नितांत ही भक्तिपूर्ण, जैसे राम और कृष्ण काव्यधारा संबंधी रचनाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बंगला साहित्य में सिद्धों के साथ साथ नाथ साहित्य से संबंध रखने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण रचना है, वो क्या है? चर्यापद है। हिंदी नाथ साहित्य की साहित्य परंपरा ज़्यादा समृद्ध है बंगला साहित्य से। गोरखनाथ के 40 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 14 रचनाओं के बारे में प्रमाण होने के उल्लेख भी मिलते हैं, और इन 14 रचनाओं को डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से संकलन और संपादित किया है। इसके साथ साथ चौरंगी नाथ है, गोपीचंद है, चूर्णकरण नाथ है, भरथरी है, जलंधरी पात आदि प्रसिद्ध कवि हुए हैं हिंदी नाथ साहित्य में। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शताब्दी में इन सब ने अपनी वाणी का प्रचार प्रसार किया था। तो हिंदी जो साहित्य है, नाथ साहित्य, वो बंगला नाथ साहित्य से ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें अधिक कवियों ने अपना योगदान दिया है। जबकि बंगला में हमने जो देखा वो बोध गान या दोहा या चर्यापद के नाम से ही हमें रचना मिलती है, और बाद में इसमें कोई ज़्यादा लेखन कार्य नहीं किया गया। किस भाषा में? बंगला साहित्य में। तो इस विचार पर हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि बंगला और हिंदी नाथ साहित्य का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो उसके बाद जो विचार स्पष्ट होते हैं कि जहाँ बंगला साहित्य में नाथ पंथ की महत्वपूर्ण रचना के नाम पर हमें एक ही पुस्तक मिलती है, वो चर्यापद है, तथा उसमें ही बंगला नाथ साहित्य की तमाम प्रवृत्तियाँ समाहित हैं। वहीं पर हिंदी नाथ साहित्य बंगला की अपेक्षा कहीं ज़्यादा व्यापक है और समृद्ध है, क्योंकि इसमें बंगला की अपेक्षा कवि और काव्य दोनों की ही अधिकता है। तो यहाँ बंगला और हिंदी नाथ साहित्य में हिंदी नाथ साहित्य ज़्यादा समृद्ध प्रतीत होता है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।